हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। लेक्चर 65 में हमने हर्माइट बहुपद के लिए उसके रिकरेंस रिलेशन एच एन एक्स के लिए और उससे पहले हमने उसका जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर 66 लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है, हर्माइट बहुपद एच एन एक्स के लिए लांबिकता संबंध। लांबिकता संबंध का मतलब होता है ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन। इंग्लिश में इसमें क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि जो पद लंबवत हों एक दूसरे के। ऑर्थोगोनल जो शब्द आता है वो आता है यदि कोई भी दो चीज़ें लंबवत हों, ठीक है, कोई भी दो घटक अपने आप में परपेंडिकुलर हों तो उनके लिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ऑर्थोगोनैलिटी संबंध होता है, लांबिकता संबंध होता है बहुपद एच एन एक्स के लिए, वो होता है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स और एच एम एक्स डी एक्स। दो कोई अलग अलग बहुपद हैं, एक है पूर्णांक n के लिए और दूसरा है पूर्णांक m के लिए। ठीक है, तो इसका मान 0 आएगा यदि m नॉट इज इक्वल टू n है। यदि n और m अलग अलग हैं तो दोनों लंबवत होंगे। लंबवत की कंडीशन का मतलब 0 आएगा आंसर। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 की पावर n फैक्टोरियल n और अंडर रूट पाई आएगी यदि m बराबर n हो जाए। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी संबंध है, लांबिकता संबंध है किसके लिए? हर्माइट बहुपद एच एन एक्स के लिए। उसका यदि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में समाकलन किया जाए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही x के फंक्शन हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स। वैल्यू 0 लानी है, हमें प्रूफ करना है कि वैल्यू 0 होगी यदि m बराबर n नहीं हो, और m बराबर n हो जाए तो 2 की पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम उद्भव फलन काम में लेंगे। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन की सहायता लेंगे। तो हम जानते हैं कि एच एन एक्स, या लिखें हर्माइट बहुपद, हर्माइट बहुपद के लिए उद्भव फलन निम्न होता है। उद्भव फलन निम्न होता है। क्या होता है? हमने पढ़ा था 2x e की पावर 2x h माइनस एच स्क्वायर बराबर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स बटे फैक्टोरियल n, और h की पावर n था वहां पर। अब h की जगह मान लो कि यदि मैं, ठीक है, तो देखो हर्माइट, इसके लिए हर्माइट बहुपदी के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, उद्भव फलन ये होता है e की पावर 2x, मैं h की जगह z ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, चर कोई भी हो सकता है। e की पावर 2x z माइनस जेड स्क्वायर, वहां पर क्या आता था? e की पावर 2x h माइनस एच स्क्वायर। h की जगह मैंने z लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वैल्यू क्या थी? समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और एच एन एक्स बटे फैक्टोरियल n, क्योंकि यदि हमारा n ले रहा हूं, यहां पर n ले रहा हूं ना, एच एन एक्स है तो यहां पर फैक्टोरियल n आएगा, और समेशन भी किसके ऊपर आएगा? n के ऊपर आएगा। ठीक है, और z की पावर कितनी होगी? n, क्योंकि उसमें फिर z की पावर n का गुणांक क्या होगा? एच एन एक्स बटे फैक्टोरियल n, और जब का सबका समेशन कर देंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? जनरेटिंग फंक्शन मिल जाएगा कंप्लीट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो एच एन एक्स तो इसमें से आ जाएगा, एच एम एक्स के लिए भी तो लिखना है ना, तो उसके लिए दूसरा जनरेटिंग फंक्शन लिखना पड़ेगा, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो इसी प्रकार हर्माइट बहुपद किसके लिए? एच एम एक्स के लिए माना उद्भव फलन निम्न है। उद्भव फलन
निम्न है। इसके लिए दूसरा मान लिया, जैसे ये HNX के लिए था ना, वैसे ही ये दूसरा आ जाएगा e की पावर 2xt, लेकिन वेरिएबल दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि z है, z की पावर n का गुणांक मान लो ये आ गया, तो मान लेंगे कि t की पावर n का गुणांक HMX बटे फैक्टोरियल m आ जाएगा। तो e की पावर 2x z की जगह t माइनस z स्क्वायर की जगह t स्क्वायर बराबर समेसन। अब इसमें m बराबर 0 से इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, m बराबर 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो चलेगा नंबर वो m बराबर 0 से इन्फिनिटी, मतलब HMX बटे फैक्टोरियल m और t की पावर n, क्योंकि यदि यहाँ पर t है तो यहाँ t आएगा, t की पावर n नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी m। ठीक है, क्यों, क्योंकि समेसन किसके ऊपर है, m के ऊपर। यदि यहाँ n है तो फिर इसमें n और n रहेगा, और यदि यहाँ पर m है तो m और m रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो अगली टास्क रहेगी अपनी वो ये रहेगी कि समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट में लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में राइट, और उसके बाद में हम ये लास्ट में कंडीशन लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखो, इसको नोट करो। तो अब आपको लिखना है कि समीकरण 1 एवं 2 को गुणा करने पर, लिखो इसमें समीकरण 1 एवं 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो e की पावर 2xz माइनस जेड स्क्वायर में कौन मल्टीप्लाई होगा, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर। तो e की पावर 2xz माइनस जेड स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में समेसन n के ऊपर और समेसन m के ऊपर। जीरो से इन्फिनिटी, n बराबर 0 से इन्फिनिटी, m बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये n बराबर 0 से इन्फिनिटी आ गया और ये m बराबर 0 से इन्फिनिटी आ गया। पहले क्या है, HNX बटे फैक्टोरियल n, ठीक है, और फिर क्या है, HMX बटे फैक्टोरियल m। ठीक है, z की पावर n और t की पावर m। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे और उसके बाद में देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया जाए। बेस कॉमन है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो e की पावर कितना हो जाएगा, यहां से देखो, माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xz और प्लस का 2xt, ये पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हैं, इस प्रकार से हो गए माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xz और 2xt प्लस का बराबर, इधर क्या है, n बराबर 0 से इन्फिनिटी और समेसन m बराबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक, और जो ऐसे कैसे है ये, इसको ऐसे कैसे लिख दो, HNX बटे फैक्टोरियल n और HMX बटे फैक्टोरियल m और z की पावर n और t की पावर m। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको हल करने के लिए आपको लांबिकता संबंध को देखना पड़ेगा, उसमें समाकलन किया हुआ है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और फिर उसमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो मतलब ऐसा होगा कि दोनों तरफ मुझे समाकलन करना पड़ेगा पहली बात तो, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी गुणा करना पड़ेगा, ऐसा कर सकता हूं ना दोनों तरफ। ठीक है, तो इसको मैं दूंगा अभी समीकरण नंबर 3। ठीक है, और क्या करना है कि समीकरण 3, देखो यदि मैं दाएं भाग को लेके चलूं, कौन से भाग को,
लेफ्ट हैंड साइड को। यदि मैं इसका समाकलन करूंगा तो फिर लास्ट में मुझे इसका भी समाकलन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से दिमाग में चीज रखना कि हम दोनों, क्योंकि इक्वेशन में आप चाहे गुणा करो, चाहे आप घटाओ, चाहे आप भाग दो, आपको दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। यही इक्वेशन का रूल है। तो समीकरण 3 के बाएं भाग को लेकर इसमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। गुणा करते हैं तथा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में इसका समाकलन भी करना पड़ेगा, तभी कंडीशन आएगी। समाकलन करने पर अब जो मैंने लिखा है मैं उसी हिसाब से चलूंगा, यही मेरा प्रोसीजर रहेगा। यहां पर इसको पकड़ना है आपको, ठीक है। लिखो इसको, पहले इसका क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में समाकलन, और मल्टीप्लाई क्या करना है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये जो पार्ट है पहले से है e की पावर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2xt क्या जाएगा dx। समाकलन करने का मतलब क्या है, x के सापेक्ष समाकलन करना हो ना, ठीक है। तो देखो क्या किया है मैंने, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया और समाकलन कर दिया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। अब थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर, यहाँ पर भी e की पावर है, यहाँ पर भी e की पावर है, ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इसमें अंदर चला जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2xt और dx। और ध्यान से देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मैं माइनस तो पहले कॉमन ले लूंगा बाहर, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xz माइनस 2xt। अब आप याद करो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, ठीक है। तो मतलब देखो x और z तो है, x और z है, x और t भी है, z और t नहीं है, z और t भी होना चाहिए, 2zt भी होना चाहिए। 2zt जोड़ देंगे, 2zt घटा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, घात में 2zt जोड़ देंगे और 2zt घटा देंगे। लेकिन करेंगे इसे अगली स्टेप के अंदर, पहले लिख लो इसको। ओके चलें आगे। लेकिन इस वाले पार्ट को भी आपको याद रखना है, लास्ट में इसको भी, अभी मैं लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल रहा हूं, फिर मैं इसका भी समाकलन करूंगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, और इसमें भी माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। लेफ्ट में किया है ना हमने, तो राइट में तो करना पड़ेगा। तो देखो जब बन जाएगा, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए की पावर माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xz माइनस 2xt, ठीक। और अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने 2xz है, xt है, zt बचेगा, z और t तो बचेगा, xz है, xz है, xt है, xt है, तो zt बच गया केवल एक, तो घटा दिया और जोड़ दिया, और dx बाहर रहेगा, समाकलन में dx बाहर रहेगा, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये तो पॉजिटिव होता ही है हमेशा, चाहे अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो,
हमेशा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, ये वाला नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, मैं इसको ये बना रहा हूँ कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स माइनस जेड माइनस टी का होल स्क्वायर। तो जरा इसको खोलो क्या आता है, बार माइनस है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस 2xt ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है पहले से ही, माइनस 2xt ये रहा, माइनस 2xz ये रहा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 2zt प्लस वाला लेना है इसके साथ, मतलब ये पद और ये पद तो आ चुका स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा, ए की पावर माइनस 2zt ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर 2zt बाहर रहेगा dx, ठीक है, थोड़ा सावधानी से करना है यहाँ पर, e की पावर 2zt ये प्लस वाला काम आ जाएगा स्क्वायर में, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि लेट, पहली बात तो ये समाकलन जो है वो dx के सापेक्ष है, तो e की पावर 2zt तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट है ये इसके लिए, तो e की पावर 2zt बाहर आ जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हल करने के लिए भाई मैं इसके बराबर ये लिख सकता हूँ ना, e की पावर 2zt तो बाहर आ गया, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस एक्स माइनस जेड माइनस टी का होल स्क्वायर और dx, यही तो बचेगा, ये तो बाहर आ जाएगा, इस x नहीं है ना इसमें, x यदि होता तो समाकलन के अंदर लिखना जरूरी होता, अदरवाइज बाहर ले लेंगे इसको। अब इसको हल करना है अपने को, इसको हल करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको हल करने का तरीका क्या है कि मैं x माइनस जेड माइनस टी को क्या मान के चल लूं, u मान लेता हूं, x माइनस जेड माइनस टी को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो गया, इसका अवकलन करेंगे दोनों सापेक्ष, तो इधर सारा x है, इधर u है, बाकी z और t इसके लिए कांस्टेंट होंगे, तो dx बराबर कितना आएगा, इसका dx हो गया, इसका 0, इसका 0, तो dx प्लस 0 क्या हो गया dx, और इधर क्या होगा du। अब देखो जब x इनफाइनाइट x माइनस इनफाइनाइट होगा तो माइनस इनफाइनाइट में माइनस जेड और माइनस टी जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, u की वैल्यू कितनी आएगी, अरे लिमिट भी तो चेक करनी है ना, जब x बराबर माइनस इन्फिनिटी तो u भी क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम माइनस इनफाइनाइट रख के देख लो, माइनस इनफाइनाइट पे कुछ भी जोड़ो माइनस इनफाइनाइट ही रहने वाला है, और जब x बराबर इनफाइनाइट है अपर लिमिट, तो फिर कितना है, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटा दो, क्या आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है, तो u बराबर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, नहीं लिमिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट चेक कर ली, dx की जगह क्या आ जाएगा du आ जाएगा, तो जो माना है आपने e की पावर माइनस u का होल स्क्वायर यानी u स्क्वायर, ठीक है। अतः जो समाकलन की वैल्यू है वो ये हो जाएगी e की पावर 2 z तो बाहर रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, u की लिमिट और e की पावर माइनस u स्क्वायर और du, ठीक है। देखो ये एक सम फलन है, u की जगह माइनस u रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह माइनस x रखते हैं समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 2 इंटू जीरो से इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना, ये सम फलन की विशेषता होती है, ये तो आप इंटीग्रेशन जब से करते हो 12th क्लास से तब से पढ़ते आ रहे हो, तो ये हो जाएगा e की पावर 2zt और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस u स्क्वायर dx, क्योंकि जितनी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में होती है उतनी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 में होती है समफलन के लिए, तो डबल हो जाता है वो लिमिट। यदि आप माइनस इनफाइनाइट से की बजाय 0 से इन्फिनिटी करते हो तो 2 वैल्यू बाहर आती है, ठीक है, ये इसका लिख सकते हो रीजन, चूंकि e की पावर माइनस u स्क्वायर एक समफलन है, ये इसका रीजन हो गया, ठीक है।
अब ये एक मानक समाकलन है 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस यू स्क्वायर डी एक्स, गामा फंक्शन, गामा फलन का सूत्र होता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखवाऊंगा, √π/2। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, अरविंद सर ने पढ़ाया है गामा फलन, उसका फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर, उसकी वैल्यू आएगी √π/2। तो चूंकि ये जो आंसर है ये हो जाएगा e⁻2zt, तो बाहर है ये, तो कैसे कैसे रहने वाला है e⁻2zt, और इसकी वैल्यू 2 तो बाहर रहेगा, और इसकी वैल्यू आती है √π/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √π और e⁻2zt। ये किसकी वैल्यू आई है, जो हम लेफ्ट पार्ट लेके चले थे समीकरण 3 का, समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, बायां पक्ष, उसका मैंने -∞ से +∞ के बीच में समाकलन किया था e⁻x² को मल्टीप्लाई करके, उसकी वैल्यू इतनी आई है। लिखो इसको, हो गया नोट। तो √π e⁻2zt ये वैल्यू आ गई समाकलन की। अतः -∞ से +∞ e⁻x², और जो भी पार्ट था यहाँ पर, ठीक है, या फिर कहें ऐसे लिख सकते हैं, इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना आ रहा है, √π, ध्यान देना है यहाँ पर। अब e⁻2zt, e⁻x का प्रसार पता है आपको, e⁻x का प्रसार होता है 1 + x + x² अपन फैक्टोरियल 2 + x³ अपन फैक्टोरियल 3 + x⁴ अपन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट x⁻n बटे फैक्टोरियल n। तो सबको जब जोड़ेंगे तो देखो ये e⁻x नहीं है, e⁻2zt है, x की जगह कौन है 2zt, तो जहां जहां x आता है वहां पर 2zt रख देना। तो 1 + x का मतलब 2zt प्लस x² का मतलब का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट एनवा पद क्या आएगा 2zt⁴n बटे फैक्टोरियल n। और फिर चलता रहेगा, कहां पर जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं, समेसन जो nवा पद होता है ना उसी का समेसन करना होता है, जो nवा पद होता है उसी का समेसन करना होता है, सब पद मिल जाएंगे आपको। तो क्या है वो 2zt⁴n बटे फैक्टोरियल n। रख के देख लो ना, इसमें रख के देख लो, आपको पूरी सीरीज मिलेगी। n = 0 रखो तो 2zt⁴0, किसी की पावर 0 मतलब 1 बटे फैक्टोरियल 0 1, तो पहला पद मिल जाएगा 1। फिर समेसन है तो अगला पद जुड़ेगा प्लस n = 1 रखो इसके अंदर, 2zt⁴1 बटे फैक्टोरियल 1 मतलब 2zt मिलेगा। तो सब पद ऐड होते जाएंगे। तो याद रखना e⁻2zt या e⁻x का प्रसार होता है, e⁻x का प्रसार क्या होता है, समेसन n = 0 से इन्फिनिटी x⁻n बटे फैक्टोरियल n। दिमाग में फिट रखना है इस चीज को, x⁻n बटे फैक्टोरियल n, इससे तुलना करवा लो इसकी, x की जगह 2zt⁴n बटे फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √π समेसन n = 0 to इन्फिनिटी, 2 को तो बाहर निकाल लो, ठीक है, z⁻n t⁻n बटे फैक्टोरियल n। सही है ना, अरे 2⁻n z⁻n t⁻n बटे फैक्टोरियल n। तो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब जहां से हमने ये उठाया था क्या, ये पद 3 का लेफ्ट हैंड साइड e⁻x² से गुणा किया था,
और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में उसका समाकलन किया था। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड क्या है अपने पास? राइट हैंड साइड है RHS, पहले इसको लिख लो। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं कि समीकरण 3 का राइट हैंड साइड में e⁻x² से मल्टीप्लाई करके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में समाकलन करेंगे तो उसका जो मान है वो समीकरण 4 के बराबर आना चाहिए ना। इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अतः समीकरण 3 का या समीकरण 3 के दाएं पक्ष का e⁻x² से गुणा करके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में समाकलन समीकरण 4 के बराबर होना चाहिए। लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी अलग मिल जाए, क्योंकि लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण 3 के दाएं पक्ष का माइनस e⁻x² से गुणा करके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मान इसके बराबर आना चाहिए, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समीकरण 4 के बराबर आना चाहिए। समीकरण 4 के बराबर होगा। अब कितना होगा जरा देखो इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? √π 2 की पावर n z की पावर n t की पावर n फैक्टोरियल n, यही है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? राइट हैंड साइड बन जाएगी समीकरण 3 को देखो। समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था समेसन n बराबर 0 से इंफिनिटी m बराबर 0 से इंफिनिटी HNX HMX बटे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m। क्या था? इसके साथ क्या लिया था? z। इसके साथ क्या लिया था? t की पावर m। लेकिन एक चीज रह गई, क्या? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और e⁻x², इससे मल्टीप्लाई भी करना है और यहां पर क्या जाएगा? dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है। दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन कि यदि m ≠ n है, तो यदि m और n बराबर नहीं है उस कंडीशन में दोनों तरफ z की पावर n और t की पावर m का क्या गुणांक देखना है। क्या देखना है? z की पावर n और t की पावर m का गुणांक। m बराबर n, m ≠ n है तो z की पावर n और t की पावर m के गुणांक बराबर करने पर क्या इधर z की पावर n t की पावर m का गुणांक है? क्या लेफ्ट हैंड साइड में z की पावर n और t की पावर m का गुणांक है? क्या t की पावर n का गुणांक है, m का गुणांक नहीं है। मतलब इधर गुणांक क्या है? 0 बराबर। इधर क्या है गुणांक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e⁻x²। ठीक है, और आपको समेशन को नहीं देखना है, केवल गुणांक देखना है। केवल क्या देखना है? गुणांक देखना है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि समेशन तो इधर भी है ना और समेशन तो इधर भी है, तो केवल आपको गुणांक देखने हैं। HNX ये भी गुणांक की तरह ही काम करेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e⁻x² dx, ये भी गुणांक की तरह काम करेगा। केवल इसको छोड़ देना बस, बटे फैक्टोरियल n HMX बटे फैक्टोरियल m, और इसका गुणांक देखना था ना, तो इसको तो लिखना नहीं है, केवल गुणांक को लिखना है। तो ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये और dx।
अब देखो फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एम ऊपर जाएंगे तो जीरो में चले जाएंगे, जीरो में चले जाएंगे। तो या ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ये पहला लांबिकता संबंध है, देख लो जो मैंने शुरू में लिखवाया था कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स जीरो होगा यदि m और n बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने m और n की वैल्यू अलग अलग ली तो पहला ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन निकल के आ गया इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है जी, तो अब लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। और दूसरी कंडीशन लेंगे कि m बराबर n हो जाए तो फिर वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है। ये पूरी यूनिट में आपको कैलकुलेशन के ऊपर बहुत जोर देना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरी यूनिट ही ऐसी है, द्वितीय कोटि के कुल समीकरण तथा विशिष्ट फलन, जिसमें सीरीज का नॉलेज जिसको है ठीक ठाक वो इसमें कर लेगा। क्योंकि देखो अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था या गुणांक की तुलना की थी z की पावर n और t की पावर m की। अब गलती से ऐसे मत लिख देना कि z की पावर n t की पावर m का गुणांक ये है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ t की पावर m है, यहाँ t की पावर n है, इसलिए जीरो होगा गुणांक। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन है कि यदि m बराबर n है तो m बराबर n हो जाएगा, तो m बराबर m होने का मतलब है कि m की जगह मुझे n रखना है, जहां जहां m है वहां n रखना है। तो यहां n और t की पावर n, तो इधर क्या बन जाएगा अंडर रूट पाई। ठीक है, और एक काम करो समेशन को बाहर ले लो, क्योंकि वैसे भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंडर रूट पाई है, बाहर लिख दो अंदर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से कितना हो गया 2 की पावर n, z की पावर n और t की पावर n, और बटे में कौन है फैक्टोरियल n। ध्यान देना z की पावर n t की पावर n का गुणांक ये होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर कौन होगा। जब n और m एक ही बन जाएंगे तो दो समेशन लिखने से क्या मतलब है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, फिर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है। समेशन केवल एक बार ही रह जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां देखो क्या हो जाएगा ठीक है का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, एच एन एक्स और एच एन एक्स, ये m की जगह n आने वाला है, मतलब एच एन एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। इधर ठीक है, अब इसका गुणांक देख लो दोनों तरफ समेशन को छोड़कर। इधर तो ये है अंडर रूट पाई 2 की पावर n बटे फैक्टोरियल n, और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल n और dx। तो दोनों तरफ z की पावर n और t की पावर n के गुणांक बराबर करने पर या गुणांक की तुलना करने पर कैसे भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो देखो अभी क्या बन जाएगा, पहले तो इसको लिख लो। हाँ जी, ये बन गया। इधर तो हो गया अंडर रूट पाई 2 की पावर n बटे फैक्टोरियल n, और इधर क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का होल स्क्वायर बटे
फैक्टोरियल एन और dx जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। तो देखो अंडर रूट एन, सॉरी फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, ठीक है, क्योंकि समेसन नहीं है, केवल समाकलन है। तो एन फैक्टोरियल एन उसके लिए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का होल स्क्वायर dx। केवल इसको लिख लो, बाकी जो भी है दूसरी साइड में भेज दो। तो फैक्टोरियल n कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर n फैक्टोरियल n और अंडर रूट पाई। ठीक है, क्या यही आंसर है क्या? यही आंसर है, क्योंकि वहां हमने क्या लिखा था? वहां हमने लिखा था कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट d की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स। जब m बराबर n होगा तो एच एन एक्स और एच एम एक्स की जगह क्या बन जाएगा? एच एन एक्स का होल स्क्वायर dx बराबर 2 की पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई। ठीक है, लिखो इसको। ये है ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन या लंबिकता संबंध। किसके लिए? हर्माइट बहुपद के लिए। ठीक है, नोट हो गया होगा, अच्छे से तैयार कर लेना भाई इसको। इसके उद्भव फलन, इसका लंबिकता संबंध और इसमें रोड्रिक फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 चीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इसके रिकरेंस रिलेशन तो अच्छे से तैयार कर लेना। रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करना अच्छे से। और आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 तारीख से 7 जनवरी तक फॉर्म है, तो उनको भर देना। लेट फीस करोगे 7 के बाद में तो 100 रुपये लेट फीस लगेगी, और उसके बाद में लेट हो जाओगे तो फिर 500 रुपये। ठीक है, तो भाई अच्छे से इनको भर देना यूनिवर्सिटी फॉर्म को, और इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला अवकल समीकरण है वो है लागेर अवकल समीकरण। लागेर अवकल समीकरण, लागेर मैथमेटिशियन ने, ठीक है, उसने एक अवकल समीकरण दी है जिसका नाम है लागेर अवकल समीकरण। और वो अवकल समीकरण क्या है, जरा ध्यान से देखिए। निम्न अवकल समीकरण को लागेर अवकल समीकरण कहा जाता है। निम्न अवकल समीकरण को लागेर अवकल समीकरण कहा जाता है। और लागेर अवकल समीकरण है कौन सी? x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस एल्फा इंटू वाई बराबर 0। ठीक है, क्या है? x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल्फा इंटू वाई बराबर 0। 2 बार अवकलन हो रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है ये। ठीक है जी, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यहां पर पहला गुणांक होता है p नॉट x, dy बाई डी एक्स के साथ जो गुणांक होता है वो p1x होता है, और जो y के साथ गुणांक होता है वो होता है p2x। तो p नॉट यानी p0, p1 और p2x। ठीक है, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। यहां अल्फा एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, जिसकी वैल्यू हम बाद में n भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं। जो n क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। और p0x की वैल्यू कितनी है? लिखते जाओ इसको। p0x है x, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है p0x, ये हमने बता रखा है आपको। p1x कितना है? 1 माइनस एक्स। और p2x कितना है?
ये है अल्फा, तो P0 P1 P2 P0 P1 P2, तो x 1 माइनस एक्स और अल्फा। अब चूंकि देखो यहाँ पर क्या है एक विशेषता, यदि मैं P0 में या P0 में विशेषता होती है कि जो पहला गुणांक है ना उसमें यदि मैं x बराबर a पुट करूं, x बराबर क्या करूं a, अब a कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू। यदि x बराबर a पर आपको पता है कि P0 x की जगह क्या रखूंगा, x की जगह a, ये यदि 0 आ जाता है तो फिर x बराबर a एक विचित्र बिंदु होता है, ये मैंने पहले आपको लिखवा रखा है। यदि P0 x बराबर a पर 0 आ जाए तो होगा विचित्र बिंदु, और यदि ये नॉट इज इक्वल टू 0 आए तो होगा साधारण बिंदु। तो अब चेक करते हैं कि 0 है या नहीं है। चूंकि P0 x बराबर 0 पर x बराबर a का मतलब a की वैल्यू कितनी है 0, तो x बराबर 0 पर P0 x की वैल्यू कितनी है x, और इसमें x बराबर क्या रखना है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी P0 x की जगह 0 बराबर, अब इसमें x की जगह आप 0 पुट करो, भाई P0 x की वैल्यू कितनी है x, और P0 0 का मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा 0, तो x बराबर 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देख लो P0 a 0 आ गया, इसका मतलब अतः x बराबर 0 एक विचित्र बिंदु है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा शुरुआत करने से पहले कि वो साधारण बिंदु है या विचित्र बिंदु है, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन लेना पड़ता है वो साधारण बिंदु और विचित्र बिंदु के आसपास ही लेना पड़ता है। एक तो होता है सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट यानी साधारण बिंदु के निकट हल, और दूसरा विचित्र बिंदु के निकट हल यानी सॉल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट। अब ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने यूनिट स्टार्ट करते ही आपको अच्छे से समझाया था, क्लियर किया था कि साधारण बिंदु क्या होता है, विचित्र बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो वाला लेक्चर आप देख लेना एक बार जरूर। ठीक है जी, तो पहले लिख लो इसको। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि x बराबर 0 एक विचित्र बिंदु है, अतः विचित्र बिंदु के निकट इसका हल, इस समीकरण 1 का हल हम एग्जैक्ट तो ज्ञात कर नहीं सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है, तो हम क्या करते हैं, हम हल मान के चलते हैं और उसका आंसर इसके लगभग आसपास आता है। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा ना इस द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का, उसका हल लेने का तरीका है कि हम इसका हल मानेंगे एक श्रेणी के रूप में, एक सीरीज के रूप में। चलो लिखो इसको, x बराबर 0 एक विचित्र बिंदु है, अब ये नियमित विचित्र बिंदु है या फिर अनियमित, उसके लिए मैंने कंडीशन लिखवा रखी है आपको, आप उसको चेक कर लेना। देखिए, अतः x बराबर 0 के निकट समीकरण 1 का हल, x बराबर 0 के निकट, जो कि x बराबर 0 क्या है, एक विचित्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि P0 x की वैल्यू 0 आ गई x बराबर 0 पर पुट करते ही, इसलिए विचित्र बिंदु है। तो x बराबर निकट 0 के निकट समीकरण 1 जो कि अवकल समीकरण है, उसका हल निम्न घात श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। देखिए, वो सॉल्यूशन में मान के चल रहे हैं कि y बराबर, y का हल आएगा, क्योंकि डी टू वाई में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, इंडिपेंडेंट कौन है x, तो डिपेंडेंट की वैल्यू तो निकालते हैं जो कि परतंत्र चर होता है, स्वतंत्र तो x है, तो परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसकी वैल्यू आ जाएगी समेसन a r और x की पावर
वैसे होता है x माइनस ए होता है, लेकिन a 0 है तो x माइनस 0 करने से क्या मतलब है, इसलिए x की पावर m प्लस r, और m की वैल्यू हम निकाल लेंगे। m होती है x माइनस ए की न्यूनतम घात, क्योंकि r बराबर 0 करेंगे तो x की पावर कितनी बच जाएगी, m, मतलब r बराबर 0 मतलब r की सबसे छोटी वैल्यू है r बराबर 0, फिर 1 भी आता है, फिर 2 भी आता है, फिर इन्फिनिटी तक भी जाता है। ठीक है, तो m क्या है, x माइनस ए की यानी x माइनस 0 की यानी x की न्यूनतम घात, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, यदि ये जो हमने माना है, यदि ये अवकल समीकरण 1 का हल है तो y के प्रत्येक मान के लिए उसको संतुष्ट करेगा। y का मान भी रख सकते हैं, dy बाई डी का मान भी रख सकते हैं, और d2y बाई डी स्क्वायर का मान भी रख सकते हैं। यानी एक बार अवकलन करेंगे, फिर 2 बार अवकलन करेंगे, और जो भी समीकरण आएंगे उनका मान कहाँ रखेंगे, वापस समीकरण 1 में, और वहां से पुनरावर्ती संबंध लेके आएंगे। तो देखो अवकलन करने पर और ध्यान रखना r बराबर 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, एक कंडीशन और, r बराबर 0 यदि मैं लिखूंगा इसमें तो आएगा a0 यानी a0 x की पावर m। ध्यान रखना, जहां क्योंकि सीरीज तो यहीं से स्टार्ट हो रही है a0 से, जहां a0 0 नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सीरीज तो a0 से स्टार्ट होगी ना। अब पहला पद ही 0 कर दोगे तो फिर इसका मतलब क्या है, तो जो सॉल्यूशन आपने माना है उसमें पहला पद 0 नहीं होना चाहिए, तो a0 नॉट इजिकल टू 0 ये कंडीशन लेके चलनी है। अवकलन करो इसका, तो y डैश लिख सकता हूं इसको मैं, dy बाई डी को y डैश, तो y डैश कितना आ जाएगा, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ar तो कांस्टेंट है, x की पावर m प्लस आर का अवकलन क्या होगा, m प्लस आर तो बाहर आएगा, और x की पावर m प्लस आर माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है क्या, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ऐसे ही पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः इसका अवकलन कर दो, तो यहां से आ जाएगा y डबल डैश बराबर समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, इसका एक बार अवकलन और करना है, क्योंकि समीकरण 1 में 2 बार अवकलन है d2y बाई डी स्क्वायर, तो d2y बाई डी स्क्वायर है ये, ए आर एम प्लस आर तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका अवकलन कितना होगा, m प्लस आर माइनस 1 तो बाहर आएगा, और x की पावर हो जाएगी m प्लस आर माइनस 2। समीकरण नंबर 4। अब मुझे क्या करना है कि 2, 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखो इसको पहले, ठीक है, लिखो। देखो y की जगह मुझे क्या पुट करना है, ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर, डिवाइड बाई डी एक्स की जगह मुझे पुट करना है ए आर एम प्लस आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1, और मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पुट करना है ए आर एम प्लस आर माइनस 1 और एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 2। तो समीकरण 2, 3, 4 का मान, 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखो, होता है समीकरण 1 में 2, 3 व 4 का मान रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होगा। पहले क्या था x, तो x लगा दो, उसके बाद में क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू आई समीकरण 4 से, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर माइनस 1 और
m प्लस आर माइनस 1 x की पावर m प्लस आर माइनस 2, यही है क्या? x की पावर m प्लस आर माइनस 2, क्योंकि पावर एक बार आ गई थी, फिर पावर 2 कम हो गई थी। उसके बाद में क्या है? प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू है समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर, m प्लस आर बाहर आएगा और x की पावर बच जाएगी m प्लस आर माइनस 1 प्लस एल्फा इंटू वाई। तो प्लस एल्फा इंटू वाई का मतलब है प्लस एल्फा इंटू वाई का मतलब है r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर x की पावर m प्लस आर। ठीक है, x की पावर m प्लस आर बराबर 0। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। x तो x के साथ जाएगा ना, x तो x के साथ जाएगा, तो पावर कितनी है? माइनस 2, और यहाँ कितनी है? 1, तो m प्लस आर माइनस 1 बच जाएगी, एक जुड़ जाएगी ना, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ या समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर बाहर रहेगा, m प्लस आर, थोड़ा सा यहाँ पर आराम से लिखना, m प्लस आर माइनस 1 और x की पावर m प्लस आर माइनस 1 बच जाएगी, m प्लस आर माइनस 1 बच जाएगी पावर। प्लस देखो ये जो पूरा है ए आर एम प्लस आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1, ये पहले तो होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई और फिर होगा माइनस एक्स के साथ। तो पहले 1 के साथ कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितनी है? एक एक स्टेप को समझेंगे, ठीक है? तो यहां पर बिल्कुल आराम से देख लेना, पहले 1 के साथ हो गया, फिर होगा माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स को मैं फिर अंदर लेके जा रहा हूं, सुन लो फिर से, x को अंदर लेके जा रहा हूं लेकिन माइनस तो बाहर रहेगा ना, तो r बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर, x की पावर कितनी हो जाएगी? यहां 1 है और वहां माइनस 1 है, कट जाएगी वो, तो x की पावर m प्लस आर। ठीक है, प्लस अल्फा ए आर और x की पावर m प्लस आर। अब पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों में पावर सेम है, x की पावर m प्लस आर माइनस 1, x की पावर m प्लस आर माइनस 1, तो दोनों कॉमन आ सकते हैं ना। और कॉमन क्या आएगा? m प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 1, m प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये भी कॉमन है और ए आर भी कॉमन है, ए आर तो कॉमन है ही, m प्लस आर और x की पावर m प्लस आर माइनस 1 कॉमन है दोनों में। तो इसकी पोजीशन पर क्या बचेगा? ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, क्या बचेगा? m प्लस आर माइनस 1। तो m प्लस आर तो कॉमन ले लिया था, पहले मैं इसको लिख रहा हूं क्योंकि ये अंदर रहेगा ब्रैकेट में, m प्लस आर माइनस 1। अच्छा, इसकी पोजीशन पर क्या आएगा? ए आर कॉमन आ गया, m प्लस आर कॉमन आ गया, x की पावर m प्लस आर माइनस 1 कॉमन आ गया, तो इसकी जगह क्या बच जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने सब कॉमन ले लिए, तो जब किसी क्वांटिटी में से उसका पूरा ही कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाता है पोजीशन पर? 1 बच जाता है, तो इसकी जगह पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और कॉमन क्या है? ए आर एम प्लस आर, एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1। फिर से देख लेना भाई, इसको मैंने पहले और दूसरे पद में से समेसन कॉमन ले लिया, समेसन कॉमन ले लिया, ए आर कॉमन ले लिया, एम प्लस आर कॉमन ले लिया, सॉरी यहां पर एम प्लस आर आएगा ना, एम प्लस आर कॉमन आएगा, ये एम प्लस आर आ गया, एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1, एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1, तो इसकी पोजीशन पर तो बचेगा ये प्लस 1, इसकी पोजीशन पर बचेगा एम प्लस आर माइनस 1। देख लो ना, ठीक है। अब ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और क्या बच जाएगा? ओनली एम प्लस आर। एम प्लस आर को एम प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम प्लस आर का होल स्क्वायर, लेकिन वो बाद में लिखेंगे। अब चलो तीसरे पद पर चलो। तीसरे और चौथे पद में कॉमन है, क्या कॉमन है? समेसन कॉमन है, ए आर कॉमन है, ठीक है, और
सॉरी यहाँ पर, सॉरी इसको क्या देख रहे हैं अपन, ये रहा ना पद, समेसन कॉमन है दोनों में, देखो समेसन कॉमन है इस पद में और इस पद में, तीसरे और चौथे में समेसन कॉमन है, ए आर कॉमन है, एक्स की पावर एम प्लस आर कॉमन है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर, और एक्स की पावर एम प्लस आर को मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ अभी, पहले देख लेते हैं कुछ बचता है क्या। यहाँ पर इसकी पोजीशन पर क्या बचेगा, प्लस एल्फा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल्फा। इसकी पोजीशन पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, समेसन कॉमन आ गया, ए आर कॉमन आ गया, एक्स की पावर एम प्लस आर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया माइनस एम प्लस आर, तो माइनस का एम और माइनस का आर, क्योंकि बाहर मैंने प्लस लिखा है, तो फिर ये माइनस वाला जो पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट ये किसके साथ जाएगा, एम प्लस आर के साथ, तो माइनस का एम और माइनस का आर, और अल्फा पॉजिटिव है, देखो अल्फा पॉजिटिव, हर एक स्टेप मैंने बिल्कुल आराम से लिखी है। इसके राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो जो 4 पद थे वो 2 में खत्म हो गए। लिखो इसको लिखने के बाद इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा, यही मैं वापस लिखूंगा यहाँ पर क्या क्या बचता है। ये एम प्लस आर बचा है, एम प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी जो सीरीज सॉल्यूशन है उसमें सावधानी बस यहाँ ही रखनी होती है जो हम कॉमन लेते हैं, और यहाँ आराम से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखो, या समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये बच गया ए आर एम प्लस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि एम प्लस आर, और एक्स की पावर कितनी है -1, ओके, प्लस आगे क्या है समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर, और कुछ नहीं है एल्फा माइनस एम माइनस आर है, और एक्स की पावर कितनी है आर बराबर 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि एम की वैल्यू कितनी है, तो मैं यहां पर एक थोड़ा सा कॉमन लूंगा। कॉमन क्या लेना है मुझे, तो गुणांक की तुलना करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट है, पहला और दूसरा, राइट हैंड साइड में 0 है, कुछ भी नहीं है इधर, तो इधर में यदि मैं देखूं कि x की पावर 1 का गुणांक वो 0 है, x की पावर 10 का गुणांक 0 है, x की पावर m-1 का गुणांक वो भी 0 है, और x की पावर m प्लस r का गुणांक भी 0 है, कुछ भी ले सकता हूं मैं। तो मैं पहले चेक कर रहा हूं कि x की पावर दोनों तरफ x की पावर m-1 का गुणांक, दोनों तरफ x की पावर m-1 का गुणांक लिखने पर या तुलना करने पर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों तरफ x की पावर m-1 के गुणांक की तुलना करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। इधर क्या है, इधर x की पावर m-1 कब आएगी, जरा दिमाग लगाओ, इधर देखो सब कि x की पावर m-1 कब आएगी, जब मैं यहां पर r बराबर 0 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, r बराबर 0, तो r बराबर 0 पर x की पावर m-1 बच जाएगी, और यहां बचेगा m प्लस 0 का स्क्वायर, यानी a नॉट, r की जगह r बराबर 0 है ना, तो a0 m का स्क्वायर और x की पावर m-1, तो x की पावर m-1 का गुणांक क्या हो गया a0 m स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 0 है, लेकिन क्या इसमें है, क्या सेकंड पद में है a0 अल्फा माइनस m, x की पावर m है, m-1 नहीं है, r बराबर 0 रखने पर x की पावर m है वो देखना ही नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा 0, तो इधर क्या रहेगा a0 m का स्क्वायर, और गुणांक है x की पावर m-1 का, x को मत लिख देना यहाँ पर, गुणांक देखना होता है, तो ये गुणांक है, द्वितीय पद में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो या
अल्फा नॉट एम स्क्वायर बराबर 0। अब देखो चूंकि अल्फा नॉट 0 नहीं है, ये तो हमने सबसे पहले माना था कि अल्फा नॉट 0 नहीं है, तो फिर 0 कौन बनाएगा? एम। अतः जरूरी है, आवश्यक है कि एम बराबर 0 हो। यह जरूरी है कि एम को 0 होना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही रहे। तो हमने यहां से कंडीशन निकाल ली कि एम की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है जी। अब आगे देखो, पुनः x की पावर m प्लस r के गुणांक की तुलना करने पर देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है? x की पावर m माइनस 1, तो समझ लेना, बट ट्रिक लिख रहा हूं ताकि तुम भूलो नहीं। x की पावर m माइनस 1 कब आएगा? प्रथम पद में r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, ये लिख लेना साथ में, फिर आप भूलोगे नहीं इस चीज को कैसे आया ये। ओके, x की पावर m प्लस r कब आ सकता है? x की पावर m प्लस r इसमें तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर m प्लस r का गुणांक क्या होगा? a r अल्फा माइनस m माइनस r। देखने की जरूरत ही नहीं है द्वितीय पद में। क्या प्रथम पद में भी x की पावर m प्लस r हो सकता है क्या? r बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? x की पावर m माइनस 1। वो करते थे ना कि r की जगह r प्लस 1, n की जगह n प्लस 1, n प्लस 1 की जगह n की जगह n माइनस 1 प्रतिस्थापित करते थे, जैसे रिकरेंस रिलेशन में कर रहे थे। वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समेसन है, समेसन है, इसका मतलब पूरे पद आएंगे इसके अंदर r के। तो जरा देखो x की पावर m प्लस r का गुणांक कब आ सकता है? इसमें तो है, क्या इसमें भी है क्या? प्रथम पद में यदि मैं r बराबर 0 लिखता हूं तो नहीं आएगा। सॉरी, m प्लस r देखना है ना, r की जगह एक काम करो, r प्लस 1 पुट करके देख लो। यदि मैं r के स्थान पर प्रथम पद में r की जगह r प्लस 1 लिखने पर ऐसी कंडीशन हो सकती है, मैं r को r प्लस 1 से प्रतिस्थापित कर दूंगा, क्योंकि समेसन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यूज वही रहेगी। r की जगह r प्लस 1 रखूंगा तो x की पावर m, देखो चेक कर लो, m प्लस r की जगह r प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x की पावर m प्लस 1। लेकिन फिर हर जगह रखना पड़ेगा r की जगह r प्लस 1, तो m प्लस r प्लस 1 का स्क्वायर a r प्लस 1, ये गुणांक आएगा किसका? x की पावर m प्लस r का। तो इसमें क्या आएगा? a r प्लस 1 m प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर, r की जगह r प्लस 1। ये ट्रिक आप याद रखना, x की पावर m प्लस r हो गया, गुणांक देखना है, यही आ जाएगा। इधर कौन है? a r द्वितीय पद में अल्फा माइनस m माइनस r, और गुणांक यही है। और क्या राइट हैंड साइड में है? राइट हैंड साइड में तो किसी का भी गुणांक 0 है, तो 0। इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद में रिकरेंस रिलेशन आएगा, पहले लिख लो इसको, एक पुनरावर्ती संबंध निकल के आएगा। ये कंडीशन अप्लाई करनी है m बराबर 0। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या a r प्लस 1, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस के साथ, और फिर ले जाने के बाद में किसका भाग दे दूंगा? m प्लस r प्लस 1 का भाग दे दूंगा, स्क्वायर का वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस m माइनस r और a r बटे m प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर।
चूंकि कितना है, चूंकि m कितना है 0 है, तो AR प्लस 1 बराबर बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस R बटे m, सॉरी m तो है नहीं, तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर और AR। यह पुनरावर्ती संबंध है, यह लागेर अवकल समीकरण के हल के लिए पुनरावर्ती संबंध है, क्योंकि ये क्या करता है, R और R प्लस 1, R की वैल्यूज में जो कोफिशिएंट है, जो हमने x की पावर m प्लस r का कोफिशिएंट लिया है AR, उनमें अलग अलग पदों के बीच में संबंध दर्शाता है ये। तो इस समीकरण की सहायता से हम करते क्या है, ये संबंध करता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समीकरण गुणांक देता है, A0, A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज निकाल के देता है। ठीक है, अतः यह संबंध पुनरावर्ती संबंध कहलाता है, या इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन पुनरावर्ती संबंध कहलाता है। लिखो इसको, अभी तक समीकरण कितने हो गए, 2, 3, 4, 4 हो गए ना, इसको दे देना 5। अब R की अलग अलग वैल्यूज लिखूंगा, सबसे पहले R बराबर 0, फिर R बराबर 1, R बराबर 2, R बराबर 3, ऐसे हम A0, A1, A2, A3 इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो R बराबर 0 पर, R बराबर 0 यदि मैं लिखूं इसमें, तो इधर क्या आएगा A1, अरे 0 प्लस 1 A1 बराबर क्या आएगा, अल्फा माइनस 0 मतलब माइनस अल्फा बटे R प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, और A0 यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस अल्फा A0। ठीक है, माइनस अल्फा A0। R बराबर 1 पर A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस अल्फा माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, और A1, अब जरा ध्यान दो इधर, जो A1 है ना, A1 इसकी वैल्यू क्या मैं यहां से माइनस अल्फा A0 लिख सकता हूं, माइनस अल्फा A0, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये A1 की वैल्यू जब मैं रखूंगा माइनस अल्फा A0 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा A0 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत ही तो नहीं है इसमें, अरे A1 की वैल्यू यहाँ से रख दी माइनस अल्फा A0, तो अल्फा अल्फा माइनस 1 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे उसमें कुछ है ही नहीं, 2 स्क्वायर हो गया, तो अल्फा अल्फा माइनस 1 A0 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। R बराबर 3 या फिर 2 पर, R बराबर 2 पर चेक करो, मैंने कहा था ना हम इस संबंध की सहायता से A1, A2, A3, A4 इनके मान निकालते हैं। मान क्यों निकालते हैं कल के लेक्चर में आपको समझ में आएगा मान क्यों निकाले हमने, क्योंकि हमने सॉल्यूशन माना था y बराबर, उसमें m की जगह 0 पुट करेंगे, उसको प्रसार करेंगे उसका, और उसमें A0, A1, A2, A3 सब की वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालने के बाद में एक सीरीज मिलेगी अपने को, वो क्या होगा, समीकरण एक अवकल समीकरण का हल। R बराबर 2 पर क्या है A3 बराबर माइनस अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 2 बटे क्या है 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, और A2 अब A2 की वैल्यू कहां से लिखूंगा, इससे
क्या है अल्फा अल्फा माइनस 1 ए नॉट बटे 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 ए नॉट बटे ए नॉट। देख लो अल्फा माइनस 2 इसमें है, अल्फा अल्फा माइनस 1 इसमें है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस। ऊपर क्या है ए नॉट, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 क्या है फैक्टोरियल 3। 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 है। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर और ए नॉट। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक किया है। हमने लागेर अवकल समीकरण ली, उसमें देखा, उसका विचित्र हल है, उसका सॉल्यूशन माना, उसके बाद में वाई डैश और वाई डबल डैश निकाल के वापस पुट किया। वापस पुट करने के बाद में समीकरण आया, उसको हमने सॉल्व किया, एम की वैल्यू निकाली और उसके बाद में इस रिकरेंस रिलेशन से ये निकाले कोफिशिएंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल हमने एक एक स्टेप को आराम से समझा है। कल के लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये समीकरण लिखूंगा मैं, वापस मैं इनकी वैल्यू लिखूंगा A1 A2 A3 की, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।